बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। नमस्कार, मैं कृति सेवक, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24/7। अगर मैं आपसे कहूं किसी फिल्म का नाम अंसारी, मंसूरी, गद्दी, हलालखोर हो तो आपका क्या जवाब होगा? सोचिए जरा इस पर। पठान फिल्म आज रिलीज हो गई और मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इसका चर्चा है। कमाल की बात है कि औसत दर्जे की इस फिल्म ने बॉलीवुड में एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड बनाया है। फिल्म विरोधी उग्र लोगों की नहीं चली या वे फिल्म की प्रचार नीति का हिस्सा बनकर इस्तेमाल हो गए। अब हो गए तो हो गए, कोई क्या कर सकता है जब सामान्य बुद्धि विवेक से ही परहेज होने लगा है। बहरहाल फिल्म पठान को लेकर शोर में ऐतराज की वजहें और ऐतराज की इंतहा काफी हास्यास्पद रही, लेकिन फिल्म ने जिस बीमारी को परोसा है वह जेरे बहस नहीं है। इस मसले पर कोई बात नहीं हुई, ऐसा सिर्फ इसलिए कि हिंदी सिनेमा का यही असल कैरेक्टर है। पठान, शेख, सैयद करने वाली हिंदी सिनेमा की नजर में मुस्लिम पसमानदा यानी पिछड़ी मुस्लिम बिरादियों को कैसे लिया जाता है, इस पर इंडस न्यूज 24/7 के सलाहकार संपादक अब्दुल्ला मंसूर का विश्लेषण सुनिए। पता नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है। अगर मैं मानता हूं कि फिल्में जो हैं लाभ के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन लाभ के लिए बनाई गई फिल्मों में हर बार जो पात्र जो हैं मुस्लिम पात्र, वो उनके टाइटल खान, मिर्ज़ा, सैयद, शेख ये हों, तो यहाँ पे उसके निर्माताओं और लेखकों के जातिवाद पर भी सवाल करना ज़रूरी हो जाता है। हमें ये समझना होगा कि मुस्लिम पात्रों के नाम क्यों अंसारी नहीं हुए, क्यों हलालखोर नहीं हुए, क्यों राइन नहीं हुए, क्यों ये पसमानदा जातियों के टाइटल इनकी कहानी के पात्र मुख्य पात्र नहीं हुए। इसको समझने की ज़रूरत है ताकि समझा जा सके कि इन लेखकों ने, इन निर्देशकों ने किस तरीके से पसमानदा के प्रश्न को पूरी तरीके से नकार दिया है अपने लेखन में, अपने हिंदी सिनेमा में। जो मुस्लिम पहचान या मुस्लिम किरदार की जो भी हमारे हिंदी सिनेमा में, खासतौर से भारतीय सिनेमा में जो आए हैं, उनको कुछ कैटेगरी में बांट के अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि कैसे इन पात्रों को, इन कहानियों को, इन किरदारों को अशराफों ने अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपनी विचारधारा, अपनी अशराफ विचारधारा के हिसाब से ही गढ़ा था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मुस्लिम संस्कृति, मुस्लिम शिष्टाचार के ऊपर जो फिल्में बनी, जैसे महबूब की मेहदी, पाकीज़ा, उमराव जान आदि इस टाइप की जो फिल्में थी, आप गौर करें कि इनमें जो शान और शौकत दिखाई जाती है, क्या ये मुमकिन है? पसमानदा समाज के लिए वो सारी शान और शौकत जो है वो एलियन थी। हम उससे अपने आप को जोड़ ही नहीं पाते। आप इन लेखकों को गौर करें जो अशराफ लेखक हैं, ये 3 टाइप की औरतों की बात करते हैं, अपनी बीवी की, फिर तवाइफों की, फिर नौकरानियों की। लेकिन जब वो नौकरानी के ऊपर बात करते हैं, जिस तरीके से मुगल आजम, जो इसका पोस्टर आप पीछे देख रहे हैं, तो यहाँ पे अकबर बार बार अपनी जातीय सर्वोच्चता, अपनी वंश की सर्वोच्चता की बात करता है कि ये मुगलिया सल्तनत है और हिंदुस्तान का तख्त कोई तुम्हारा दिल नहीं जिस पे कोई एक लौंडी राज करे। इस तरीके के डायलॉग्स आप सुनते हैं। जैसे सुनिए कैसे मुगल आजम में अकबर बोल रहे हैं। ये अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती, अनारकली चाहती है। और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता। तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस अजीम शान तख्त ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। मुझे ये मंजूर है, लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूं, वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं। मालूम हुआ कि तुम अपनी मोहब्बत की आग में मुगलों का ताज पिघलाकर एक रकासा के पैरों की पाजेब बनाना चाहते हो। तुम हिंदुस्तान के मुकद्दस तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो, और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं। लेकिन इसके बरक्स हम ये देखते हैं कि अनारकली को सिर्फ अमीर और गरीब के हिसाब से ही देखा गया, उसकी जाति या उसके
वंश पे कोई बात नहीं की गई। जो पसमादा हैं, जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं, उनको सिरे से नकार दिया गया। माय नेम इज़ खान होगा जब आतंकवाद के ऊपर बात होगी, लेकिन माय नेम इज़ अंसारी नहीं होगा, माय नेम इज़ हलाल खोर नहीं होगा। तो इसको समझिए, आने वाली फिल्म में पठान, उम्मीद कर सकते आने वाली फिल्म इस तरीके की हो, कोई पसमादा जाति के नाम की। पसमादा जाति के नाम को तो आपने गाली की तरह इस्तेमाल किया, तो उसको किस तरीके से आप फिल्म में इस्तेमाल करेंगे? तो इन्होंने इसी तरीके से पूरी जो पसमादा जातियों की समस्या है उसको रोमांटिसाइज कर दिया। जैसे हमारे गुलजार साहब, जो संपूर्णानंद कालरा गुलजार साहब, जो टाइटल से लिखते, मुझको भी तरकीब सिखा दे मेरे यार जुलाहे। तो जुलाहा बनना जो है, उसके पीछे का जो दर्द है, किस तरीके से वो रोजी रोटी के लिए डेली लड़ते हैं, उसके ऊपर बात नहीं होगी हमारे हिंदी सिनेमा पे। हमें उसकी समस्याओं को रोमांटिसाइज कर दिया जाएगा। एक एक धागा जोड़ के जो है पूरे चादर बना लेते हैं, लेकिन आप उस मुफलिसी पे बात नहीं कर रहे। तो यही काम इन्होंने अमीर और गरीब के जंग दिखा के, अमीर और गरीब के दो वर्ग दिखा के इन्होंने मुस्लिम समाज में, अगर नौकरानियों की भी कहानी की। अच्छा, इस बात को समझ लीजिए, जब हम नौकरानियों की बात करते हैं तो नौकरानी किस जाति से आती है, किस वर्ग से आती है, ये छुपी हुई बात नहीं है। भारतीय समाज में वर्ग और जाति का भेद आज से 100 साल पहले तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जो वर्ग था वही जाति थी। तो इन्होंने जाति के प्रश्न पूरी तरह नकार दिया है। कभी किसी अपने लेखन में जाति के प्रश्न को उठाया ही नहीं, सिरे से नकार दिया। तो इनकी ये जो फिल्में थी जिसमें 15% अशराफ की कहानी कही गई, उसको उन्होंने मुस्लिम संस्कृति के नाम से परोसा। कई बार जब मैं छोटा था तो मैं हैरान हो जाता था ये सोच के कि ये तवायफ के कोठे पे हम तो कभी गए नहीं, ये कौन लोग हैं जो उनके कोठों पे जाया करते थे। इसके बाद दूसरी टाइप की जो कहानी है, प्रेम कहानी, जैसे हमने मुगल आज़म का भी जिक्र किया था कि कैसे मुगल आज़म में कनीज़ से शादी करने के पक्ष में नहीं है अकबर को उसका वर्ग, जो वर्ग बोले हम उसको जाति बोल रहे हैं कि उसकी जाति पसंद, लेकिन जाति का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। तो वो एक राजपूत से शादी कर ले कोई दिक्कत नहीं, खुद वो राजपूत से शादी किया हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक नीची जात की किसी लड़की को से शादी नहीं कर सकता। तो भारतीय सिनेमा में हम दलित के ऊपर जब बात करते हैं, दलित सिनेमा बात करते हैं, ऐसी कितनी मसान, धड़क, ऐसी कितनी फिल्में याद आ जाती है जो लड़का जो है उसमें छोटी जात का है, तथाकथित छोटी जाति का है, और लड़की जो अपर कास्ट है, और उनमें प्रेम कहानियाँ दिखाई गई। क्या आज तक इस तरीके की फिल्में बनी हैं भारतीय सिनेमा में? अगर बनी हो तो मेरे जहन में अभी तक नहीं बनी। कोई लड़की दिखा दी जो सैयद हो, और जो मुस्लिम लड़का वो हलाल को, हलाल खोर का मतलब क्या होता है कि वो जो मुस्लिम सफाई कर्मी, जिसको हम आम भाषा में भंगी बोलते हैं, तो उस जाति से आया हुआ कोई लड़का जो है किसी सैयद लड़की से शादी कर रहा है, प्यार कर रहा है, ये हम तसव्वुर नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है कि जो मुस्लिम समाज में कफू का सिद्धांत होता है, मतलब कौन किससे शादी कर सकता है, इसको देवबंद की शाखा हो या बरेलवी की शाखा हो या और भी दूसरे जो मसलक है, वो इस बात को मानते हैं कि सैयद लड़की से छोटी जात के लड़के शादी नहीं कर सकते। ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस बात का मेंशन कर रखे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जवाहरीलाल पारिक साहब जो हमारे फिल्म समीक्षक, वो ये बहुत अच्छी तरीके से बात को समझाते हैं कि यहाँ सामंती समाज है। तो अगर एक लड़का शादी कर रहा है छोटी जात की लड़की से, तो जो लड़के भी, उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी उसी जात के गिने जाएंगे जो लड़की की जाती है। तो ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि किस तरीके से वंश जो है, एक सैयदा का वंश, वो ख़राब कर दिया जाए। तो इस पे अभी तक तो मेरी जानकारी में कोई फिल्म नहीं बनी है। अगर बनी हो तो मुझे बताइए कि कैसे एक सैयदा की शादी किसी अछूत माने जाने वाले, जैसे जो जातियाँ थी, जैसे हलालखोर की जाति हो गई, इस तरह की जातियों से करते हुए दिखाया गया। यहाँ पर भी प्रेम कहानी में भी हम ये पाते हैं कि पसमादा नज़रिया कहीं भी नज़र नहीं आता। इसी टाइप की फिल्म है आतंकवाद पे आधारित फिल्म। इसमें हम गौर करते हैं कि इसमें भी मुस्लिम पात्र खड़े किए जाते हैं और मुस्लिम कहानियाँ होती हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले अभिनव सिन्हा साहब की फिल्म आई थी मुल्क, उसके बाद से इस पर चर्चा हुई, स्पेशल ऑफ आ चुके बाद तरीके से और भी कई सीरीज़ आई हुई है जो आतंकवाद को केंद्र करके बनाई गई है, जिसमें मुस्लिम पात्र हैं, मुस्लिम कहानियाँ हैं।
तो इसको भी समझिए कि कैसे जो है आज़ादी के बाद जो है जो हमारा विलन होता था, जो आतंकवादी होता था, उसका जाति धर्म नहीं दिखाते थे। और उस वक्त मोगेम्बो हुआ करता था, शाकाल हुआ करता था, तो इन लोगों का कोई जाति धर्म नहीं थी। फिर जो है 90 के दशक में जब हम कश्मीर वाला मुद्दा देख रहे हैं, उसी दौरान आतंकवाद को एक सदम युद्ध के तरीके से देखा गया कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो एक युद्ध लड़ रहा है आतंकवाद के ज़रिए भारत में। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि जिस दौरान हमारी 90 के दशक की फिल्में इस पर बन रही थी, उसी दौरान जो है रैम्बो भी बन रही थी। 1988 में रैम्बो आई थी, जो बहुत मशहूर सीरीज़ है अमेरिका की, हॉलीवुड की। उसमें जो है रैम्बो 3 में देखिएगा, तालिबानियों को उन्होंने एक मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर की तरह दिखाया उसमें। तो और हम जानते हैं कि तालिबान की ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान ने की थी। तो किस तरीके से अमेरिका जो है अपने फ़ायदे के लिए फिल्मों को इस्तेमाल कर रहा है, हम इससे बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि 90 के दशक में फिर आतंकवाद को एक पाकिस्तान द्वारा छेड़ा गया युद्ध के तरीके से देखा गया। लेकिन जब 9/11 होता है, जब 2001 आता है, उसके बाद अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया का मिजाज चेंज होता है, और वो फिर मिजाज जो है वो फिल्मों में भी नज़र आता है। फिर भारतीय फिल्म को लेके एक नज़रिया चेंज होता है। अब आतंकवाद को धर्म से जोड़ दिया जाता है। अब ये माना जाता है कि इस्लाम धर्म परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो ये आतंकवादी संगठन पैदा हो रहे हैं। अभी हम सिर्फ फिल्मों की बात कर रहे हैं, हम इसकी क्रिटिक या इस पर बात नहीं कर रहे। तो फिर अब फिल्मों पे क्या असर आता है इसका, हम देखते हैं कि भारत में भी फना, धोखा, मुखबिर, ए वेंसडे इस टाइप की फिल्में बनती है, और ये घोषित कर दिया जाता है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। तो ये जो नैरेटिव था वो नैरेटिव जो है इस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ आसानी, अमेरिका के लिए भी आसानी हो जाती है, एक नज़रिया बन जाता है कि चलो अब कोई अफगानिस्तान पे अगर हमला करने जा रहा है अमेरिका, या इराक पे हमला कर रहा है, ईरान पे हमला करने जा रहा है, तो कोई ये गलत चीज़ नहीं है, ये तो आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध है। और इस तरीके से एक नज़रिया डेवलप किया गया, बिना ये सोचे समझे कि तालिबान को किसने बनाया, ये अमरीकी हथियार कैसे मिल रहे हैं इन पश्तों को, जिनको जो है बोलना लिखना पढ़ना नहीं आता, वो इतने महंगे महंगे इतने अत्याधुनिक हथियार कहाँ से खरीद पा रहे हैं, इनकी इकनॉमिक पूरी गर्त में है। तो इस पर कोई बात नहीं होती और इस पर बात करनी नहीं जाती हमको। हमारा नज़रिया आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ता है। आतंकवाद और धर्म के ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम ये बात करना चाह रहे हैं कि भारतीय फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में धर्म से तो आसानी से जोड़ के दिखा दिया गया, लेकिन क्या कभी आतंकवाद को जाति से भी जोड़ा गया है? जवाब है नहीं। इसके ऊपर हम पसमानदा समाज से आए हुए समाजशास्त्री खालिद अनीस अंसारी एक लेख लिखते हैं। मैं वो लेख पढ़ देना चाहता हूँ। वो लिखते हैं, थोड़ा कश्मीर पर नज़र डालें जहाँ पर हिंसा एक तौरे ज़िंदगी बन गई है। अभी कश्मीर में MHA सिकंदर, जो वहाँ के रिसर्च स्कॉलर एवं एक्टिविस्ट हैं, ने 10 मई 2017 को डेली ओपिनियन में द ब्राह्मीण एमंग मुस्लिम वी डोंट टॉक अबाउट शीर्षक के तहत एक आर्टिकल लिखा है। यह आर्टिकल कश्मीर पर है, एक कश्मीरी सैयद द्वारा वे लिखते हैं, पूरे प्रशासन पर सैयद हावी है और ये अदृश्य रंग भेद जारी है, और जो इस्लामी पुनरुद्धार आंदोलन जिन्होंने जमात इस्लामी समेत पूरे कश्मीर में अपना नेटवर्क फैलाया है, वह सभी सैयद द्वारा शासित है। भारत के खिलाफ जो इंसर्जेंसी है उसमें बहुत कम सैयद परिवार और बहुत कम सैयद लोगों ने अपनी जानें दी है। यूनाइटेड जिहाद और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस दोनों सैयद के कब्जे में है, जो कि दूसरों यानी पसमानदा द्वारा कुर्बानियाँ चाहते हैं, जबकि अपने और अपने विस्तृत परिवार के लिए सुविधाएं भरी जिंदगी चाहते हैं। इतिहास में यह पहला आर्टिकल आया है जिसने कश्मीर के मुसलमानों की जाति समस्या को खोल कर रखा है। इन बातों पर हमारा तथाकथित सेकुलर खेमा कभी चर्चा नहीं करेगा। ये समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आतंकवाद का भी जाति चरित्र होता है। तो इसको समझिए कि आतंकवाद के ऊपर, कश्मीरी आतंकवाद के ऊपर बहुत सी फिल्में बनी, लेकिन क्या कश्मीरी आतंकवाद पे जो फिल्में बनी हैं उसमें जातीय पहचान, पसमानदा नज़रिए से उसको दिखाया गया है कि फुट सोल्जर तो हम देखते हैं, आसानी से देखते हैं। फुट सोल्जर जो है वो तो यही है, पसमानदा समाज के लोग ज़्यादा नजर आएंगे क्योंकि संख्या इनकी ज़्यादा है। लेकिन कौन उनको ड्राइव कर रहा है, कौन है जो ये विचारधारा फैला रहा है, कि नफरत फैला रहा है, इस पर कभी बात नहीं होती। इसका जातीय चरित्र हम नहीं देखते। अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी फिल्मों पे आते हैं, जिसको विभाजन या सांप्रदायिकता पे आधारित फिल्में कहते हैं। विभाजन से जुड़ी फिल्में जैसे गर्म हवा, हे राम,
अल्तमस, पिंजर, इस टाइप की फिल्में। इन फिल्मों को आप देखिए, इसमें मानवीय पहलू को बहुत अच्छे से उभारा गया है और दिखाने की कोशिश किया है कि विभाजन में किस तरीके से आम इंसान जो है वो दर्द झेलता है, वो विभाजन झेलता है, वो एक अपनों से बिछड़ जाने का एक गम, और कैसे इंसान हैवान में, इस तरह की बातें उसमें दिखाई गई। लेकिन कभी इन विभाजन के कारणों पर चर्चा होती है कि कौन लोग थे जो विभाजन के जिम्मेदार थे। आम तरीके से बोलते कुछ लोग जिम्मेदार थे, कुछ लोग बोल के आप 85% पसमानदा मुसलमानों पर भी उसका जिम्मा थोप देते हैं। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि विभाजन के लिए मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग जिम्मेदार थी। मुस्लिम लीग के 2 राष्ट्र के सिद्धांत जिम्मेदार था, और 2 राष्ट्र के सिद्धांत को गढ़ने वाले और पूरी मुस्लिम लीग की क़यादत कौन थी? अशराफ थी, अशराफ जमींदार थे। इस पे हम चर्चा नहीं करते, हम उनको बचाने की कोशिश करते। क्यों बचाने की कोशिश करते? कि जो भारत में भी रह गए विभाजन के बाद, जिन्होंने गांधी टोपी लगा ली, उन्होंने जो भी कहानियां लिखी उसमें ये पहलू तो नकार ही दिया कि वो एक जातीय विभाजन भी था। मुस्लिम लीग जिस तरह अशराफों की एक पार्टी थी, उसी तरीके से वहाँ पे दूसरी पार्टी हमारी मोमिन कॉन्फ्रेंस थी, जो एक पसमानदा पार्टी थी। अली अनवर साहब की किताब मसावात की जंग में आप पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि 40,000 लोग दिल्ली में आके विभाजन के खिलाफ सड़कों पे प्रदर्शन किए थे। ये अंसारी बिहार से उठ के आए, बंगाल से उठ के आए, यूपी से उठ के आके दिल्ली में प्रदर्शन किए थे। उस ज़माने में 1946 में 40,000 लोगों की संख्या मामूली संख्या नहीं है। और आसिम बिहारी साहब का बहुत मशहूर कोटेशन है कि एक मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़ा था। मोमिन जो है बुनकरों के लिए इस्तेमाल होता है शब्द, कि एक मोमिन के लिए जहाँ वो रहता है वही उसका पाकिस्तान, पवित्र स्थान है। उसे किसी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। इस पहलू को कोई भी फिल्मकार क्या आज तक दिखाया है कि पसमानदा वर्ग विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं था? इवन वो विभाजन के खिलाफ लड़ रहा था जिन्ना से, मुस्लिम लीगियों से, 2 राष्ट्र सिद्धांत को मानने वालों से। अकेला मोमिन कॉन्फ्रेंस एक ऐसा संगठन था जो अंत तक समर्थन नहीं किया विभाजन का और उसके खिलाफ लड़ता रहा। मौलाना आज़ाद का आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद जो है वो कांग्रेस के नेता थे, न वो अशराफ के नेता थे, न वो पसमानदा के नेता। आपको हो सकता है ये बात बुरी लगे, लेकिन कांग्रेस ने जब विभाजन एक्सेप्ट कर लिया तब भी मौलाना आज़ाद अपने पार्टी के साथ ही रहे, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। वो जो कांग्रेस का जो टेक रहा, जब जैसे टेक रहा उसी के साथ वो बने रहे। जबकि पसमानदा नज़रिया इससे बहुत अलग है ना। 1946 का जो इलेक्शन था उसमें पसमानदाओं ने वोट किया। वोट के लिए जो आधार था, आप जानते हैं कि वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के आधार पर नहीं हुआ था, व्यस्त मताधिकार के आधार पे 46 का इलेक्शन नहीं हुआ था। वोटिंग राइट के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया था, कुछ पढ़ा लिखा होना, कुछ ज़मीनों का होना, इस तरीके कुछ क्राइटेरिया थे। उसमें पसमानदा की अधिकतर आबादी तो आती ही नहीं थी। जब वो उन्होंने वोट ही नहीं किया तो वो जिम्मेदार कैसे हो गए? ना हमारे लीडर थे मुस्लिम लीग में, सारे अशराफ थे, और ना हमने वोटिंग राइट हमको दे रखी गई थी कि हम जो है वोट किए हैं उनके लिए। अब इसके अलावा एक फिल्म आती है जो विभाजन के बाद की सांप्रदायिक दंगों के ऊपर जो फिल्म आती है, जैसे फिजा, काई पोचे, जख्म, फिराक, इस तरह की बहुत सी फिल्में, बहुत से नाम लिए जा सकते हैं। इन फिल्मों में भी आप देखें, इसमें भी जो सांप्रदायिकता को धर्मों से जोड़ के दिया गया। हम ये जानते हैं कि सबसे पहले विचार जो है वो प्रभावित होते हैं, फिर आपका व्यवहार प्रभावित होता है। तो हम इस पे बात ही नहीं करते कि ये जो सांप्रदायिक संगठन है, ये जो पूरी दुनिया के में आतंकवादी संगठनें हैं, इनके हेड कौन है, किस जाति से आते, किस वर्ग से आते हैं। आप हमारे सेकुलर लिबरल बहुत आसानी से बोल देते हैं कि जो हिंदू सांप्रदायिकता है वो स्वर्ण समाज से आए हुए कुछ लोगों द्वारा चलाई जा रही है और जिसका लाभ उनकी जाति को, उनके संगठन को हो रहा है। क्या यही सवाल वो पलट के मुस्लिम सांप्रदायिकता के लिए नहीं बोल सकते कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को कौन चला रहा है, किस जाति के लोग चला रहे हैं, कौन लोग हैं जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिनके लिए अलीगढ़, उर्दू, शरीयत, बुर्का ये महत्वपूर्ण विषय है। पसमानदा समाज के रोजी रोटी के सवाल उनके लिए गौड़ है, उनके लिए कोई महत्व के सवाल है ही नहीं। कौन वो लोग हैं, किस जाति से आते हो, इस पर कभी चर्चा करते हुए सुना हमारे
तथाकथित सेकुलर लिबरल लोगों को, जब इस पर चर्चा नहीं होगी तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि इसका कीटाणु जो है, इसका जो वायरस है, उसको कौन फैला रहा है, कौन वाह के इस सांप्रदायिकता का। और अगर कोई फिल्मकार इसके इस पहलू पर बात करता है, अशराफ चरित्र के इस पहलू पर बात करता है, तो उस पर इस्लामोफोबिया होने का आरोप लगा दिया जाता है और पूरा पसमादा समाज उनके साथ इकट्ठा हो जाए। जैसे मैं पहले बता चुका, फुट सोल्जर तो हम ही हैं, पूरी संख्या में हम ही लोग हैं। हमें वर्गला दिया जाए, डरा दिया जाता है। जब हम डरेंगे तो हम अपना रहनुमा खोजेंगे। रहनुमा कहाँ से निकलेगा? कोई अशराफ ही निकलेगा। अशराफ क्यों निकलेगा? क्योंकि सारी संस्थाओं पे इन्हीं का कब्जा है। जब इन्हीं का कब्जा है तो ये बहुत आसानी से अपने मुद्दे को इस्लाम का मुद्दा बना देते हैं, अपनी जातीय समस्याओं को इस्लाम की समस्या बता देते हैं। जब ये बुनकर नहीं है तो बुनकरी का कोई भी समस्या इनके, जो हमारे रहबर हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, जिस जाति से आते हैं वो जाति बुनकरी काम नहीं कर रही, तो बुनकर की समस्या इनकी समस्या नहीं है। वो कसाई नहीं है तो कसाईयों की समस्या इनकी समस्या नहीं है। वो हलालखोर नहीं है तो सफाई की समस्या इनकी समस्या नहीं है। तो जितनी जातियाँ पसमादा जाति, वो तो किसी पेशे से जुड़ी हुई है। जब ये पेशे से जुड़ी हुई जाति ही नहीं है, तो हमारे अशराफ जाति, तो हमारे जो रोजगार के मुद्दे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के मुद्दे, उनके तो मुद्दे ही नहीं बनेंगे। इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। और इस नज़रिए से आज तक कोई फिल्म बनी है बताएं? अगर बनी भी होगी तो वो इस्लामोफोबिया के नाम से उसको बदनाम कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय सिनेमा में, विशेषतः हिंदी सिनेमा में, पसमानदा नज़रिया अभी तक आया ही नहीं। जब हम दलित सिनेमा का या दलित पात्रों के, दलित कहानियों की चर्चा कर रहे हैं, उसी दौरान उन्हीं के समकक्ष जातियाँ, जो पसमानदा जातियाँ हैं, उनको अदृश्य कर दिया गया। इस पर हमें चर्चा हम आज तक नहीं कर रहे। हमें ये चर्चा शुरू करनी चाहिए ताकि जो हमारे फिल्मकार हैं वो इस नज़रिए को भी अपने फिल्मों में डाल सकें। सुनिए, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वंचित समाज को लेकर हमारी सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डेली मोशन पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरें पढ़ने के लिए टाइप करें www.indusnews24x7.com। धन्यवाद।